डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं 68 बीपीएससी जो मेन की परीक्षा हुई है उसके जीएस पेपर वन के कुछ खंडों के साथ पार्ट टू में मैं हाजिर हूँ। मैं डॉक्टर कुंदलाल, डायरेक्टर मैत्रायनी आईएएस। और आप लोगों के लिए मैंने कल भी कहा था कि अभी तमाम पैटर्न जो भी बदल रहे हैं, दिख रहा है आपको कि अब कन्वेंशनल मेंस में जीएस नहीं है। जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि अब सिर्फ रटने से काम या सुपरफिशियल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब डीप में जाना होगा। तो ये साबित मेंस पेपर में भी किया गया है। जैसा हमने कल कहा था कि हिस्ट्री भी वो कन्वेंशनल नहीं था जिसमें कि आप इजीली उसको रट करके या फिर वही परिपाटी पे चल करके आप बढ़िया नंबर ला सकते थे। आपको अब डीप में जाना पड़ेगा और विशद अध्ययन करना पड़ेगा, मैंने कल कहा था। आज हम आते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में। जो पार्ट टू है पेपर वन जीएस का मेंस का पार्ट टू जो है खंड दो, उसमें हम आते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे कि फिर हमने कहा कि इसमें शॉर्ट नोट्स कर दिया गया है। कुल 38 मार्क्स क्वेश्चन को 5 भाग में स्प्लिट किया गया। इसमें 3 है 8 नंबर के और 2 है 7 नंबर के। अब पहला देखिए, राष्ट्रीय स्काउट्स एवं गाइड्स जमुरी का आयोजन कहाँ किया गया था। अब ये करंट अफेयर्स में आ गया। हालांकि स्काउट्स गाइड अलग से क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, ये पूछता है। लेकिन क्या है कि 2021 में आपको 2021-22 में इनफैक्ट 22-23 में, हाँ 22-23 में आपको राष्ट्रीय स्काउट्स गाइड जमुरी का आयोजन किया गया था। अब उसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अब एक चीज और करना, कहाँ आयोजन किया गया था, तो करंट अफेयर्स का चीज हो गया। उसके उद्देश्य क्या थे। पहली बार राष्ट्रीय स्काउट्स एवं गाइड्स को, जैसे कि आपको एनसीसी के लेवल पे होता है कि अ, एक सुरक्षात्मक दृष्टि से, आत्मरक्षा की दृष्टि से और आत्मनिर्भरता की दृष्टि से आपको तैयार करने की बात होती है। उसी तरह पहली बार भारतीय स्काउट्स गाइड में स्वयंसेवक के रूप में तैयार करना, अपनी रक्षा करना, आत्मसम्मान को बढ़ाना एवं समाज के लिए क्या क्या आपके कर्तव्य होंगे, उस 5 बिंदु को दिया गया था जमुरी में। उस चीज़ की चर्चा कर दी थी इसमें। मैं नहीं समझता हूँ कि किन्हीं के पास का नोट्स लिखा हुआ होगा या किसी ने फोकस भी किया होगा कि ये स्काउट्स एवं गाइड्स भी पूछेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्र संघ लोक प्रशासन नेटवर्क के शांति व सुदृढ़ संस्थाओं के प्रबंधन सतत विकास के उद्देश्य 16 का शासन इसका उल्लेख कीजिए। यानी एक्सप्लेन द मैंडेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क। अब ये प्रश्न बिल्कुल यूपीएससी से लिया गया है। ये मैं भी कहता हूँ कि अगर मैं भी पढ़ाता तो स्काउट्स गाइड जरूर पढ़ाता, बट लेकिन ये जो है क्वेश्चन आपको, ये मेरे भी समझ से बाहर है कि ये बीपीएससी में पूछता, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल और बिल्कुल यूपीएससी के ही क्वेश्चन पर आधारित है, जो हम लोग बीपीएससी में पूछने का सोच भी नहीं सकते थे। यानी अब ये वार्निंग है कि आपको यूपीएससी लेवल तक जाना ही पड़ेगा जीएस के लिए खास करके। अब सी क्वेश्चन काफ़ी आसान था कि बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्रणाली का वर्णन कीजिए। यानी जो आपका क्या कहते हैं लोक सेवा का अधिकार है, उसका जो ई नेटवर्क है उसके बारे में पूछा गया है। ये आप लोगों ने जरूर ध्यान दिया होगा। हम पढ़ाते तो आपको जो ये तो पक्का पढ़ाते, ई सेवा क्या है, विधिक प्राधिकार क्या है, सब वगैरह जो भी भारतीय, जो भी बिहार के स्तर पे आपको लोक सेवा का अधिकार मिल रहा है, विधिक सेवा का अधिकार मिल रहा है, कृषि सेवा का अधिकार मिल रहा है, और सब कुछ जो कि भारतीय जनता, बिहार की जनता की उपलब्ध है, उसको पढ़ाना चाहिए ही था आपको। और उसी में एक था 7 निश्चय भी, इसका क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि 7 निश्चय कार्यक्रम में सुशासन कार्यक्रम की व्यवस्था का आलोचना प्रेजेंट की। यानी 7 निश्चय में एक कार्यक्रम है सुशासन का कार्यक्रम, और इसकी नीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करना था। तो ये मैं जरूर पढ़ाता। अब एक मजेदार क्वेश्चन आते हैं जो मैं साइंस टेक्नोलॉजी में हमेशा पढ़ाता हूँ आप लोगों को। इस बार शॉर्ट नोट्स में पूछा है वो चीज़ कि बिहार राज्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। इसको देखो 4 भाग में बांटना था। पहला था रूफ टॉप सोलर पैनल, ये बिहार में चालू है, इस पर सब्सिडीज भी है। ये हो गया पहला पॉइंट था। दूसरा था कि बिहार सरकार ने भी हाल में पिछले वर्ष चिन्हित किया है कुछ ऐसे पहाड़ी एवं बंजर जमीनों को, खास करके राजगीर में, गया में, नालंदा में और शेखपुरा जिलों में, कि जहाँ पहाड़ियों पर कुछ उत्पादन तो नहीं होता है लेकिन अच्छी खासी सूर्य की किरणें पड़ती हैं और गर्मी भी काफ़ी पड़ती है। तो वहाँ पे अगर पूरी पहाड़ी पर सोलर पैनल्स का जाल बिछा दिया जाए तो पहाड़ से निकलने वाली गर्मी भी बचेगी और साथ में एक अच्छी खासी एनर्जी का प्रोडक्शन शुरू होगा। एक उसी में ये ध्यान रखना होगा कि बिहार सरकार ने स्कीम बनाया था, ये न सिर्फ सौर ऊर्जा का था
बल्कि साथ में पवन ऊर्जा का भी उसमें जोड़ा हुआ था कि जहाँ पहाड़ी अवरोध है, वहाँ क्यों नहीं पवन ऊर्जा को भी आगे बढ़ाया जाए। तीसरा पॉइंट था इसमें कि जब भी कोई क्या कहते हैं गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में जो उसको बथानी बोलें या फिर मतलब जो भी शेड बनाते हैं, आप काऊ शेड, कैटल शेड जो भी बनाते हैं, यहाँ तक कि इंदिरा आवास के घरों में भी छतों पर सरकार की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट खास वर्ग के लोगों को सोलर पैनल देने की बात थी। और इसमें एक और बात थी कि क्यों नहीं पीपीपी मोड में, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने देने के लिए बिहार में ही बात चली थी, जहाँ पे कि लोग अपने कॉस्ट पे, अपने ज़मीन पे, अपने खेत में या बड़ी एरिया को लीज पे लेकर के और उसमें क्या लगवाएंगे, सोलर पैनल्स लगवाएंगे और जो एक्सेस बिजली उत्पादन होगा उसको राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ करके सप्लाई भी दिया जाएगा, ताकि आपकी ज़रूरत के आधार पे बिजली भी मिल सके और सरप्लस बिजली से आप कमाई भी कर सकें, यानी एनर्जी भी और कमाई भी। ये 4 प्रकरण बिहार में चालू हुआ था, जिसके बारे में थोड़े-थोड़े शब्दों में आप लिख देते, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता। तो ये मैंने कहा है क्वेश्चन नंबर सी, डी और ई, ये आपको पढ़ना ही चाहिए था। ए आपको अगर देखा होगा आपने, क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स, तो पढ़ना ही चाहिए था। हालाँकि क्वेश्चन नंबर 4 के बी को मैं भी नहीं पढ़ता, ये मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पे दिया हुआ एक टफ क्वेश्चन। अब आते हैं एक 5वें क्वेश्चन की ओर आते हैं हम, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए यूजीसी द्वारा हाल ही में घोषित मसौदा नियम क्या है। अब देखो, अब जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें शिक्षा का वैश्वीकरण की बात हो रही है, और उसी में और खास करके जो नई बजट प्रस्ताव थे उसमें भी कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिए बिल्कुल 100% एफडीआई की अनुमति की बात की गई थी। और उसमें ये तो था नियम लिखा, जो कि आपको बजट में भी था, और यूजीसी के जो नए पैमाना है, इसको बोलते हैं नई शिक्षा नीति, उसके तहत ये बात आई थी। अब इसमें कहता है कि उच्च शिक्षा पर भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई सही बात है, भारतीय विश्वविद्यालय जो डिग्रियां बांटने के लिए, खासकर बिहार की ये बात करें, डिग्रियां बांटने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनमें अगर विदेशी कैंपस खोलते हैं तो कैंपस सिलेक्शन होगा, पढ़ाई की क्वालिटी बढ़ेगी, रिसर्च की क्वालिटी बढ़ेगी, जो रिसर्च इंडिया में बंद हो चुका है लगभग, उन सभी क्वालिटी बढ़ेगी। तो क्या है, लिखता है, क्या आपको लगता है कि यह खेल परिवर्तक होगा? वाकई होगा, क्योंकि जो यहाँ सुस्ती छाई हुई है विश्वविद्यालयों में, सुस्ती दूर होगी। और इसके समर्थन में तर्क दीजिए तो आप जाएंगे नई शिक्षा नीति के कुछ प्रोग्राम में, एनईपी 2020 आप चर्चा करेंगे, एनईपी 2020 की उसमें मुद्दा मिलता है, और बजट 2020 21 दोनों में इसकी चर्चा मिलती है। दोनों को ऐड करके आप इसका आंसर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी का अथवा में दिया हुआ है कि आधी सदी पहले भारत का सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए बुनियादी ढांचे सिद्धांत के बारे में आप क्या कहते हैं, और ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच क्या टकराव का कारण निकले भविष्य में? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा है बढ़िया से पॉलिटिकल साइंस, तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि जो केशवानंद भारती मुद्दा हो गया, या फिर क्या कहते हैं, सार्वभौमिक मुद्दा हो गया, मिनर्वा मिल्स हो गया, उन सबों में एक बार चर्चा आई थी कि भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा क्या है। अब ये अपने आप में ही एक विवाद का विषय है, बहुत सारा बहस का विषय है कि वाकई बुनियादी ढांचा है क्या, जिसकी परिभाषा बेसिकली अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर नहीं की है। अब ऐसे में कार्यपालिका न्यायपालिका में टकराव हो ही रहा है, जिसमें बोलेंगे न्यायिक अति सक्रियता ही बोल सकते हैं आप। ये टकराव काफ़ी वर्षों से चला रहा है। तो इस पे बहुत बढ़िया आपके अपने विचार थे, और कुछ पुराने क्वेश्चंस के कोटिंग्स थे, आप मिला के लिखते, काफ़ी अच्छे स्कोर इसमें आपको आते। तो मैं समझता हूँ ये कि जो पार्ट टू है, अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है।